हाँ देखो, नेक्स्ट है अपने पास ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में ये अपन ने रेजिस्टेंस बना दिया, कंडक्टर बना दिया, इस कंडक्टर में कोई न कोई क्या फ्लो हो रही है? करंट। तो करंट फ्लो हो रही है तो इस कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच में क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर दो पॉइंट के बीच में अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये वोल्टमीटर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है आई। ओम्स लॉ ये कहता है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। यानी इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमने कांस्टेंट लिया आर, और आर यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन आता है जो ग्राफ की फॉर्म में आता है। जैसे अगर मैं V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा होगा? जैसे इस एक्सिस पे अपन ने ले लिया मान लो I, और इस एक्सिस पे ले लिया अपन ने V, तो V और I के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब ऐसी डिवाइसेस जिनमें V और I के बीच में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। जो ओम्स लॉ को क्या करती है? ओबे करती है, वो तो क्या हो जाएगी? ओमिक डिवाइसेस। और ऐसी डिवाइसेस जिसके लिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं आती है, याद करो अपन ने चैप्टर पढ़ा था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इस तरह का ग्राफ आया था। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब ये डिवाइस जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस का अगर अपने को एग्जांपल पूछे तो अपन क्या कह सकते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड जो होते हैं वो कौन सी डिवाइस होती है? नॉन ओमिक डिवाइस होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि अपने को दो ग्राफ दे देते हैं। मान लो दो लाइन दे दी आपको, एक आया I, एक आया V। ठीक है, इस तरह से दो लाइनें दे दी, ये पहले वाले मेटल के लिए और ये दूसरे वाले मेटल के लिए। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? दो वायर है, दो वायर के लिए V और I के बीच में ये ग्राफ बना रखा है। अब इस ग्राफ से अपने को ये बताना है कि इन दोनों में से किस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बताओ करेंगे क्या अपन? या तो देखो आप I को कॉमन मान लो, कांस्टेंट मान लो, या फिर आप V को कांस्टेंट मान लो। जैसे मैंने V को कांस्टेंट माना तो V की इस वैल्यू के लिए इन दोनों पे अपन I की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो देखो पहले वाले वायर के लिए I1 इतना है और दूसरे वाले वायर के लिए I2 ये है। I2 बड़ा है किससे? I1 से। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I। V दोनों का अपन ने सेम लिया। ठीक है, अब अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो I2 और I1 में से बड़ा कौन है? तो I2 मतलब R2 क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? R1। ठीक है, तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस दूसरे वाले वायर के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह का ग्राफ मान लो आपको यूं दे दिया, इस एक्सिस पे ले लिया अपन ने I और इस एक्सिस पे ले लिया अपन ने V, और यही दो लाइनें दे दी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस केस में क्या करोगे? या तो देखो तरीका ध्यान रखो, या तो आपको V को कांस्टेंट मानना है या फिर I को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो I ले लिया, यहाँ पे ये लाइन बनाई, ये मैंने I ले लिया। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है V1 और दूसरी वैल्यू है V2। ठीक है, तो अब इसके लिए जैसे R1 निकालेंगे और एक R2 निकालेंगे तो R1 की वैल्यू तो होगी V1 अपॉन में I1, I तो दोनों में सेम है, ये आ गया V2 अपॉन में I। अब देखो V कौन सा बड़ा है? V2 बड़ा है किससे? V1 से। इसका मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? R2 बड़ा होगा। R2 बड़ा होगा किससे? ठीक है, ध्यान रह जाएगा, कर सकते हो। तो इस तरह का ग्राफिकल क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर आता है देखो प्रूफ आता है ओम्स लॉ का। देखो जनरली एक तो स्केलर फॉर्म में प्रूव करते हैं अपन, और एक ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी होती है। वेक्टर फॉर्म होती है J इक्वल टू सिग्मा ई, वो भी अपन प्रूव करके देखेंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, और बैटरी में ये प्लस है और ये माइनस है। इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो हो रहे हैं। अब इसके लिए अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, ये इसकी लेंथ तो अपन ने क्या ली L, तो रिलेशन बिटवीन अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। क्या रिलेशन आया था, I इज इक्वल टू एन ए ई वी, ये रिलेशन था। अब हम जानते हैं कि जो Vd की वैल्यू है, Vd क्या होता है, माइनस ई ई बाय एम इंटू, ठीक है। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है केवल, तो इस माइनस को लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तुम्हें पता ही है कि करंट किधर फ्लो होगी, प्लस से माइनस, यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो इधर है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये माइनस साइन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है और करंट इस तरफ, ठीक है। फिर ये देखो एन ए ई को ई से मल्टीप्लाई किया, ई स्क्वायर बाय एम, तो और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद करो एक चीज पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन ने इस तरह से लिखा था, V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, ये भी नेगेटिव में था, मैग्नीट्यूड लेना है केवल। तो E dl का इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक आप करोगे तो कितना आएगा L, तो E की वैल्यू क्या आएगी, V बाय L। तो आप E की जगह पे क्या लिख सकते हो, V बाय L। V वेलोसिटी नहीं है, V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं V को इधर ही रखूँ, V को मैंने इधर ही रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया, तो देखो क्या क्या आएगा, I तो है ही से, बाकी ML डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे ML डिवाइड में एन ए ई स्क्वायर और ठीक है। अब इनमें देखो ये सारी चीजें जो है ना किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट ही है। m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, l यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, तो किसी फिक्स कंडक्टर के लिए तो ये कांस्टेंट ही है। फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और टी है टो है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इन सभी को ही से एक नया कांस्टेंट अपन ने क्या दिया है, R, ठीक है। तो ये R यही से, ठीक है, रेजिस्टेंस, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आई आर से, आर आई लिखो एक ही तो बात है। तो R अपन ने किसको माना, एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर। अब अगर डिपेंडेंस की बात करें ना, देखो R यहाँ से अपन देख रहे हैं कि R एक तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि बाकी चीजें तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है। लेंथ और एरिया हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये दोनों चीजें हैं, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है। फिर देखो एक चीज आती है, अगर मैं इसको लिखूं तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस रेजिस्टेंस एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। दोनों को कंबाइन करके लिखा तो क्या लिखा, L बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, कांस्टेंट लिया, रो L बाय ए। यहाँ पे जो रो है ये किसको डिनोट कर रहा है, रजिस्टिविटी को, ठीक है। अब रजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर मैं कहूं, यहां से अगर मैं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, आर ए बाय एल, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होती है, देखो अगर L है 1
ए है 1, यानी ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, उसकी रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिक लेंथ एंड यूनिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखो ये आर आ रहा है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस निकालना चाहूँ तो रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस रो इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, आर की ये वैल्यू वहां रखते हैं ना, तो फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट बता सकते हो? देखो इसकी है ओम, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी के बाद देखो एक छोटी सी चीज आती है, कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी बेसिकली है क्या है, रेजिस्टिविटी रुकावट है, ऐसे समझ सकते हो ना। आसान लैंग्वेज में अपन कहें तो रेजिस्टिविटी किसका काम कर रही है, रुकावट का। देख लो किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे, क्योंकि इसमें और कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है ना, अपन आगे लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो रेजिस्टिविटी ध्यान रखना है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, नेचर पे तो डिपेंड करेगी, नेचर पे दोनों ही करते हैं, रेजिस्टेंस भी करता है रेजिस्टिविटी भी करता है। हाँ ठीक है, फिर बात किसकी कर रहे हैं अपन, कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी में अपन जानते हैं कंडक्टिविटी होता है सिग्मा से लिखते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना है। अब इसकी यूनिट अगर देखें क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, साइमन भी कहते हैं या महो भी कहते हैं ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर महो मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे देखो कंडक्टिविटी की भी डिपेंडेंस निकाले तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टो बाय एम। ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ध्यान रखना है। देखो वो कंसंट्रेशन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है, रिलैक्सेशन टाइम दे देंगे, मास दे देंगे, तो अपने को सोल्व करना आना चाहिए वैल्यू बेस्ड। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, मोबिलिटी। देखो एक अपन ने अभी पढ़ा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसका काम कर रही है, रुकावट का। कंडक्टिविटी का मतलब अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें क्या है, चार्जेस आसानी से फ्लो हो सकते हैं। हाउ इजीली चार्जेस कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, हाँ ज्यादा होंगे या फिर जिसमें आसानी, ऐसा मटेरियल जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो सकती है, उसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आता है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी देखो, मोबिलिटी, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हमने ये देखा कि इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगाया, बैटरी लगाई। बैटरी लगाने का मतलब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इधर अपन ने ये पढ़ा था कि इन इलेक्ट्रॉनों की कुछ वेलोसिटी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं म्यू से, और ये होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही उसकी क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना, यूनिट अगर देखें तो देखो यूनिट, थोड़ा सा ध्यान रखना इसकी यूनिट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड इंटू कूलम अपॉन में न्यूटन, ये आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। ये माइनस नहीं है ना, बीच में डैश लिख रहा हूँ, बाकी क्या है कि अपन ऐसे समझ लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन में न्यूटन इंटू सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब मोबिलिटी जो देखो, मोबिलिटी का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, क्योंकि ये जो अब अगली बात बता रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन, होल, ये सब अपन ने पढ़ रखा है वैसे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। तो म्यू इक्वल टू क्या है, वी डी का मतलब होता है ई बाय एम इंटू टो अपॉन में, ये कट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टो बाय,
यहां से एक बात अपने को ये दिख रही है कि मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास। अब मैंने तुम्हें याद हो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो जिसका मास ज्यादा होगा यानी जो ज्यादा भारी होगा वो दौड़ेगा धीरे। वही बात यहाँ पे भी हो रही है। मोबिलिटी किसको बता रही है, मूवेबल को, मूविंग स्पीड को। मास जिसका ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻³ kg, है ना, 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का होता है 10⁻27 kg। तो ज्यादा किसका है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इट मींस उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ठीक है, क्लियर। देखो फिर है अपने पास एक प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फॉर्मूला होता है J = सिग्मा। ये रिलेशन होता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ करने के दो तरीके हैं जनरली। जैसे देखो अगर मैं इस तरीके से प्रूफ करूं कि I = फॉर्मूला है NaE/Vd। I को आप इस A को नीचे भेज दो तो I/A आ जाएगा। यहाँ आ गया NeVd को क्या लिख सकते हो, E/m। ये क्या आ जाएगा, Ne² τ/m और E, ठीक है। और ये I/A क्या है, J। अब याद हो तो अभी अभी अपन ने डिराइव किया था और लिखा भी था कि इसको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, J एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये J = क्या आ जाएगा, सिग्मा × ठीक है। ये करंट डेंसिटी और किसके बीच में रिलेशन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन है, ठीक है। आगे और भी सॉल्व कर करके अलग अलग तरीके से रिलेशन अपन डिराइव कर सकते हैं, चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में अगर मोबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो मोबिलिटी का भी निकाल ही सकते हो। मोबिलिटी क्या होता है, जैसे हमारे पास आ रहा I = NaE/Vd है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, ये आ गया J I/A, फिर आ जाएगा NeVd। Vd को क्या लिख सकते हो, μ × E, ठीक है। तो ये इसके बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। रजिस्टिविटी में भी निकाल सकते हो ना। रजिस्टिविटी में कैसे निकालोगे, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, 1/ρ। तो J = क्या आ जाएगा, E/ρ। तो वो तुम्हें अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या दे रखा है उसके हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि अपने पास क्या है, कम है, ठीक है। अगला है टेम्परेचर डिपेंडेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलो कि आएगा ही आएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, चाहे रजिस्टिविटी कहो चाहे रजिस्टेंस कहो। जैसे अपन रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों के लिए एक ही पैटर्न होगा। अगर मैं कहूं कि किसी की रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन होता है रजिस्टिविटी का, टेम्परेचर के साथ में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है, ρT, T यानी एट T टेम्परेचर, ρ0 यानी 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर, या फिर जो इनिशियल है वो है ना टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को अपन डिफरेंस की फॉर्म में लेंगे ना, तो ये है इनिशियल शुरू में, और ये डेल्टा T किसको बता रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस को। अल्फा क्या है, क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो ये जो मेन मामला है ना वो इस अल्फा का, इस यहाँ से जैसे मैं अल्फा की वैल्यू अगर सोल्व करके बताऊं तो अल्फा की वैल्यू आएगी, देखो इसको डिवाइड में भेज दिया,
सॉल्यूशन डेरिवेशन अपने काम की नहीं है, केवल तुम्हें लास्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना है और लॉजिक ध्यान रखना है। इसको इधर भेजा, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजा, इसको 1 माइनस रो टी बाय, ये आएगा क्या, हाँ ठीक है, उल्टा है ना, यहाँ आ जाएगा रो टी बाय रो नोड माइनस 1, ये आ जाएगा रो टी माइनस रो नोड बाय रो नोड अल्फा डेल्टा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये डिफरेंस है। अब अगर अपन इस अल्फा को, अल्फा की इस बात करें कि अल्फा क्या है, अल्फा एक तो हम बात करेंगे किसके लिए, कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, ठीक है, और एक अपन बात करेंगे फॉर सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है। अब मैं देखो तुम्हें इसमें एक चीज बताता हूं, अगर मैंने कहा अल्फा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में चेंज, तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव आई, इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। रो टी क्या है, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी, रो नोड क्या है, इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव आएगा, रो टी माइनस रो नोड अगर क्या है, पॉजिटिव है, इट मींस कौन बड़ा है, यानी जिसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी उसमें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, ये इनिशियल रेजिस्टिविटी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हुई, बढ़ेगी, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है तो कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरीके से इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब ये चीज अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, रो, ये अपने पास बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घट गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कंडक्टर के लिए अगर हम ग्राफ खींचे टेम्परेचर और किसके बीच में, रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना, तो ऐसा ग्राफ आएगा। और अगर हम सेमी कंडक्टर के लिए खींचे तो ऐसा आ जाएगा। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ग्राफ आया, 4 ऑप्शन थे और अपने को ग्राफ खींच के बता रखा था कि इसके बीच में, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो देखो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, घट गई, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी या इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो फिर उसमें 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो ऐसा ग्राफ उसके लिए सही था, ठीक है। ध्यान रख लोगे, तो आप समझ लो, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आएगा। फिर कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन ग्राफ बनाऊं तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कंडक्टिविटी वर्सेस टाइम टेम्परेचर का है और ये रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर का है, ठीक है। अगली बात समझ में, तो ये जो लाइन, ये जो टॉपिक है, ये तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आगे कल